हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीएससी आरओ में आने वाले वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी से आते हैं, जो हर बार एक या दो क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीसीएस प्री हो चाहे यूपीपीएससी आरओ हो। हर एग्जाम में यूपी के वे अपना वेटेज रखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए जानते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश को मैं आपको बता देता हूं, 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, 4 आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र है वे। देखिए, सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र है, दूसरे नंबर पे पूर्वी क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे मध्य क्षेत्र है और चौथे नंबर पे बुंदेलखंड क्षेत्र है। याद रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 4। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 4 आर्थिक क्षेत्र है, इनमें कितने कितने जिले आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में 28 जिले आते हैं। याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र में सब दूसरे नंबर पे 28 जिले आते हैं। सबसे अधिक जिले आते हैं पूर्वी क्षेत्र में 30 जिले, मध्य क्षेत्र में आते हैं 10 जिले। ध्यान रखना, 10 जिले। ये जिले भी पूछता है कितनी बार, मैच द फॉलोइंग में जिले पूछ लेता है, स्टेटमेंट में डाल देता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं सबसे कम 7 जिले। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आर्थिक क्षेत्र बड़ा है, कौन सा आर्थिक क्षेत्र छोटा है। देखिए, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि देखी जाए तो पूर्वी क्षेत्र सबसे बड़ा है, फिर पश्चिमी क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद मध्य क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद सबसे छोटा है बुंदेलखंड क्षेत्र। याद रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना इसे। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक है? जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए, अगर हम यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से तो पूर्वी क्षेत्र की सबसे अधिक, फिर पश्चिमी क्षेत्र, फिर वही मध्य क्षेत्र और फिर सबसे कम बुंदेलखंड क्षेत्र की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये पूछे जाते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र, जनसंख्या की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र और जिलों की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र। सबसे अधिक 30 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम विकसित क्षेत्र। देखिए, उत्तर प्रदेश विकास सूचकांक 2022-23 के आधार पर बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, के आधार पर। इसमें 36 पैरामीटर लिए गए थे, 36 पैरामीटर लिए गए थे। याद रखना, 36 पैरामीटर लिए थे। उनके आधार पर बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। याद रखना, अधिक है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक है और सबसे कम है पूर्वी क्षेत्र। याद रखना, पूर्वी क्षेत्र। देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक व सबसे कम, तो इसका आंसर है ये। अब बात आती है चारों क्षेत्रों की। चारों क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद बुंदेलखंड। देखिए, मैं चारों क्षेत्रों की बता देता हूं, चारों की। पहले पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ये विकास के हिसाब से बता रहा हूं, फिर मध्य क्षेत्र, फिर उसके बाद आता है पूर्वी क्षेत्र। यहीं पर कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, कि किस क्षेत्र की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। देखिए, आय के हिसाब से पश्चिमी क्षेत्र की सबसे अधिक है, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र की आती है, फिर उसके बाद आती है मध्य क्षेत्र की,
फिर सबसे कम है पूर्वी क्षेत्र की, ये याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई? ओडी ओपी। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना मतलब कि एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई। देखिए 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई। इसका एम्बेसडर कौन है? अगर हम एम्बेसडर की बात करें, इसकी एम्बेसडर है कंगना रनौत, ध्यान रखना, कंगना रनौत इसकी एम्बेसडर है। देखिए अब इसका काम क्या है, ये जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये लाई क्यों गई थी? ये बेसिकली एमएसएमई के लिए लेके आई थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा याद रखना, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी। अब इसके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर भी होगी। कौन इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टर? वित्त पोषण इसका, देखिए इसका वित्त पोषण, वित्त पोषण है, मैं लिख रहा हूं मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये तीन मुख्य है। अब इसमें दो योजनाएं और है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए जो चौथी है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और पांचवी जो है वो है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो 5वें नंबर पर आती है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना। ये उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, ध्यान रखना, रोजगार योजना, ये इसके वित्त पोषण है जहां से इसे पैसा मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, अभी क्या किया 2022 में एक योजना और आई दिसंबर 2022 में, उसमें था एक जिला एक खेल योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक खेल एक जिला एक खेल योजना, ये आई दिसंबर 2022 में, याद रखना। ये 100% इस बार आएगा, पूछ लें, 100% आएगा, क्योंकि इस बार इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में और फिर एशियन गेम्स में, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? प्राथमिक सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में पता ही है, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन, कृषि व पशुपालन ये आता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, उद्योग आते हैं। टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आता है, सर्विसेज आती है, सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र आता है टर्शियरी में। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 16.8% है, याद रखना। यूपी की, याद रखना, जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 16.8% है, याद रखना ये। अब सबसे अधिक और सबसे कम किस क्षेत्र से आता है?
एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर से, इससे आता है, ध्यान रखना, 25%, याद रखना। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी से आता है 27%, याद रखना, इससे आता है 27%, ठीक है ना। अब आता है टर्शियरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र, जिससे सबसे अधिक रिवेन्यू प्राप्त होता है, उससे होता है 48%, याद रखना, 48%, ठीक है ना। अगर इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछने लगे तो इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के आधार पर, योगदान देखिए यहां पे पूछा है, योगदान के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, भारत की कुल जीडीपी में, टोटल जीडीपी में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है वो 8.8% है, याद रखना, 8.8% है। अब इसमें सबसे पहला स्थान जो आता है वो महाराष्ट्र का आता है, महाराष्ट्र का, याद रखना। फिर दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इस फाइनेंशियल ईयर से पहले भारत की चौथी अर्थव्यवस्था थी, राज्यों के मामले में चौथी अर्थव्यवस्था थी। पहले तीसरे नंबर पर गुजरात आता था, लेकिन इस बार की फाइनेंशियल ईयर में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है, याद रखना, तीसरा स्थान हासिल किया है। तो थर्ड प्लेस पे आता है यूपी और फोर्थ प्लेस पे आता है गुजरात, ठीक है ना। इन्हें याद रखना। टोटल अर्थव्यवस्था में कितना पार्ट है? 8.8%, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी पूछ सकता है कि कितनी जीडीपी है, कितने परसेंट है, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है, इस फाइनेंस 2022-23 में इतनी रही है, 23-24 में इतनी, भाई क्या प्रेडिक्शंस होगी, एस्टिमेटेड कितनी है, तो कुछ भी पूछ सकता है। और सीक्वेंस में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा कहां स्थापित है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा औद्योगिक गलियारे को इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीआईसी। ये यूपी डीआईसी के नाम से है, यूपी डीआईसी के नाम से है, ठीक है ना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्थापित किए गए हैं, 6 जिलों में। देखिए कौन से है 6 जिलों? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ। यहां पे ये स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसका पूरा का पूरा मैप दिखा देता हूं अभी मैं आपको। देखिए ये आगरा में, झांसी में, अलीगढ़ में, ठीक है ना, फिर चित्रकूट में, फिर ये कानपुर में और ये लखनऊ में, ठीक है ना। तो यहां पे ये स्थापित किए गए हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। ये बेसिकली बनाया गया है एक्सपोर्ट के लिए, जिससे एक्सपोर्ट इजी हो सके, ठीक है ना, ये इसलिए बनाया गया है, ठीक है ना। इन्हें आप याद रखना। इसका शिलान्यास, डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था फरवरी 2019 में, ध्यान रखना, फरवरी 2019 में जो इसका शिलान्यास हुआ था, ध्यान रखना, शिलान्यास फरवरी 2019 में। पूछ लेगा किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का प्रमुख केंद्र कहां पे है? देखिए इसका प्रमुख केंद्र है नोएडा में,
प्रमुख केंद्र, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, लेकिन इसके 4 केंद्र भी है, अन्य 4 केंद्र भी है, इसके अन्य 4 केंद्र है, जो कि कहां कहां पे है, जो कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ में है, जो कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एवं मेरठ में है, याद रखना। ये इसके 4 अन्य सेंटर्स है, केंद्र है, ठीक है ना। इसलिए कभी पूछ लेगी केंद्र और हेडक्वार्टर में कंफ्यूज मत होना। हेडक्वार्टर है इसका कहां पे, नोएडा में, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर, और इसके जो अलग और दूसरे सेंटर्स है वे 4 सेंटर है, ध्यान रखना 4 सेंटर है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ में। इसका जो बेसिकली वर्क क्या है, इसका वर्क है सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। देखिए सॉफ्टवेयर्स के एक्सपोर्ट को, मतलब निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जिससे प्रदेश के अंदर नए नए रोजगारों का सृजन हो सके, ठीक है ना, याद रखना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई है? प्रथम चीनी मिल भारत की, देखिए उत्तर प्रदेश व भारत, उत्तर प्रदेश व भारत दोनों की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर, जो कि देवरिया जिले में पड़ता है, वहां पर स्थापित की गई थी। प्रतापपुर, याद रखना 1903 में प्रतापपुर, प्रतापपुर कंफ्यूज मत हो ना प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर जो कि कहां पड़ता है, देवरिया जिले में, जो कि देवरिया में पड़ता है, ठीक है ना। ये अंग्रेजों ने बनवाई थी। उत्तर प्रदेश में टोटल 158 चीनी मिलें हैं, जो शुगर केन मिल्स है वे 158 है, लेकिन उनमें से जो कार्यरत है, याद रखना कार्यरत है, वे केवल और केवल 120 है। चीनी मिलों के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, चीनी मिलों के मामले, फैक्ट्रीज के मामले में। तो पहला नंबर है चीनी मिलों के मामले में, याद रखना महाराष्ट्र का पहला नंबर है, याद रखना महाराष्ट्र का पहला नंबर है और उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट चीनी की। उत्तर प्रदेश में कुल चीनी उत्पादन का 65%, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल चीनी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का उत्पादन हो रहा है, में कुल चीनी उत्पादन का 65% केवल पश्चिमी क्षेत्र से आता है, केवल पश्चिमी क्षेत्र से, याद रखना, और बाकी जो बचता है वो पूर्वी और मध्य क्षेत्र से आता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का क्षेत्र है, जितना भी जो भी गन्ने का क्षेत्र है, गंगा जमुना के दोआब का क्षेत्र है, जो वो पूरे देश का 50% है, याद रखना पूरे देश का। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का क्षेत्र, जितना भी गन्ने का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, जिन भी जगहों पर गन्ना उगाया जाता है, पूरे देश का 50% है, याद रखना पूरे देश का 50% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 50% तो केवल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी 50% का 65% निकाल लीजिए, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में है। इसका मतलब 40% पश्चिमी क्षेत्र लिए बैठा है, वहां पर इतना रोजगार सृजन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रयागराज, नहीं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री गाजियाबाद, नहीं। तेल शोधक संयंत्र मथुरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नैनी, नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये कहां पे है भैया, ये देख लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पे है? वाराणसी, याद रखना ये वाराणसी में है, ठीक है ना। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये कहां पे है? ये नैनी में है, याद रखना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहां पे है? बेल के नाम से है ये कहां पे है? गाजियाबाद में, ठीक है ना, इन्हें याद रखना, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त है? उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त है वह पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राप्त है। याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राप्त है। कितना? देखिए, सबसे अधिक है पश्चिमी क्षेत्र को, फिर उसके बाद आता है पूर्वी क्षेत्र, फिर उसके बाद आता है मध्य क्षेत्र, फिर सबसे कम है बुंदेलखंड क्षेत्र को जो रोजगार प्राप्त है। पश्चिमी क्षेत्र को टोटल जो भी रोजगार है उद्योगों में उसका 53% केवल पश्चिमी क्षेत्र में है। 53% केवल पश्चिमी क्षेत्र में है, जबकि 28% पूर्वी क्षेत्र में है, 16% मध्य क्षेत्र में है और बुंदेलखंड क्षेत्र में मात्र 3% है, मात्र 3%। अब बात करते हैं रोजगार के मामले में कि किस स्टेट में सबसे अधिक रोजगार प्राप्त है उद्योगों में। उद्योगों में राज्य रोजगार किस स्टेट को प्राप्त है सबसे अधिक? सबसे अधिक है महाराष्ट्र को, याद रखना, महाराष्ट्र को। फिर दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, फिर दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस जिले में सबसे अधिक रोजगार है उद्योगों में और किस जिले में सबसे कम रोजगार है, तो सबसे अधिक रोजगार डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे अधिक रोजगार है, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है। और वहीं पर पूछने लगा कि सबसे कम कहां पे है रोजगार, सबसे कम भी पूछ सकता है, तो सबसे कम है चित्रकूट, याद रखना, चित्रकूट। ठीक है ना। तो इसका आंसर है पश्चिमी क्षेत्र में, जो अपने आप में टोटल 53% देता है, जिसके अंदर कितने जिले हैं पश्चिमी क्षेत्र के अंदर? 28 जिले हैं। ठीक है ना। तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़ना, इन्हें डिटेल में पढ़ना, जैसे मैंने डिटेल में बताया इसी तरह आप इन्हें डिटेल में पढ़ना और नोट्स भी बनाना। मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप इनको अच्छे से पढ़ना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।